जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सडन मूवमेंट्स या सडन फोर्सेस, आकस्मिक संचलन या आकस्मिक बल। तो आकस्मिक बल भी पृथ्वी की जो अंतर्जात बल है, एंडोजेनेटिक फोर्सेज है, उसी का एक पार्ट है। सडन फोर्सेज के अंतर्गत हम पृथ्वी के अंतर्जात बलों में से उन बलों को शामिल करते हैं जो आकस्मिक उत्पन्न होते हैं, जो अचानक उत्पन्न होंगे और पल भर में एक क्षण में जो है अपना परिणाम भी दिखाकर चले जाते हैं। जैसे इसके पहले जो आपने पढ़ा था वो था कि वो जो बल हैं या संचलन वो धीरे धीरे होता है और कई हजार वर्षों में जो है उनके परिणाम परिलक्षित होते हैं, जिसे हम डायस्ट्रिक मूवमेंट कहते हैं, पटल रूप में संचलन करते हैं। तो आकस्मिक संचलन के अंतर्गत हम मुख्य रूप से भूकंप और ज्वालामुखी को रखते हैं। तो इसमें हम एक एक करके आपसे करें। पहले अर्थक्वेक के बारे में जानेंगे और फिर हम वोल्केनो ज्वालामुखी के बारे में चर्चा करेंगे। तो भूकंप क्या है, अर्थक्वेक क्या है, बताएं आप। भूकंप क्या है? पृथ्वी की सतह पर अचानक होने वाले कंपन। तो जैसे कि अर्थक्वेक यानी कि पृथ्वी में कंपन, तो जो पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है वही हमारा भूकंप कहलाता है। तो आप हेडिंग डाल लें अर्थक्वेक और उसमें लिख लें ज्ञात अथवा अज्ञात, ज्ञात अथवा अज्ञात, ज्ञात अथवा अज्ञात, फिर कामा बाह्य अथवा आंतरिक, बाह्य अथवा आंतरिक कारणों से, बाह्य तथा आंतरिक कारणों से, बाह्य तथा आंतरिक कारणों से पृथ्वी की, आंतरिक कारणों से पृथ्वी के भूतल में, पृथ्वी के भूतल में तीव्र गति से उत्पन्न कंपन को भूकंप कहते हैं। उत्पन्न कंपन को भूकंप कहते हैं। उत्पन्न कंपन को भूकंप कहते हैं। सामान्य भाषा में पृथ्वी के धरातल में कंपन का होना ही भूकंप कहलाता है। सामान्य भाषा में पृथ्वी के धरातल पर कंपन का होना ही भूकंप कहलाता है। अब देखिए पृथ्वी जो यह पृथ्वी की सतह है, हम वाले पृथ्वी जहाँ से उत्पन्न हो, पृथ्वी में जहाँ, पृथ्वी के भीतर जहाँ से भूकंप का उद्गम होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, भूकंप मूल कहते हैं। ये फोकस कहलाता है भूकंप मूल। और ये फिर पृथ्वी की सतह पर जो हमारी वेव्स जाती हैं या सेस्मिक वेव्स जाती हैं, तो इस तरीके से ये पहुँचती हैं। और ये जब वेव्स जाती है और पृथ्वी की सतह पर नीचे से ठोकर मारती है तो वही जो है क्या कहलाता है, हाँ मतलब उसी से कंपन होता है, वही भूकंप कहलाता है। अब ये जहाँ भूकंप का सर्वप्रथम आविर्भाव होता है यानी कि उद्गम होता है, उसको हम भूकंप मूल कहते हैं, फोकस कहते हैं। भूकंप मूल ये आते, ये आपको शब्दावली याद करनी है। भूकंप का सर्वप्रथम जहां पर आविर्भाव होता है
काफी कम। भूकंप का सर्वप्रथम जहाँ पर आविर्भाव होता है उसे हम भूकंप मूल कहते हैं। और जहाँ पर सर्वप्रथम हमको अनुभव होता है पृथ्वी की सतह पर, जहाँ पर सर्वप्रथम हमको भूकंप का अनुभव होता है उसे आदि केंद्र कहते हैं। आदि केंद्र, एपिसेंटर। जो सीधी रेखा सबसे होगी वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, वही सबसे पहले तरंगे वहां पर पहुंचेंगे। तो ये दो चीजें आपको याद रखना है, ठीक। जहां पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव होता है वो आदि केंद्र कहलाता है। जहां पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव होता है वो अधिकेंद्र कहलाता है, ठीक। भूकंप आने के पहले जो रेडान गैस निकलती है, ध्यान रखिएगा। एक बार आई से पूछा गया था कि भूकंप के पहले कौन सी गैस निकलती है। रेडान, यानी भूकंप आने के पहले रेडान गैस। ये आईएएस से पूछा गया था। ये दोनों चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, हमेशा पूछी जाती है कि भूकंप मूल क्या है और भूकंप आदि केंद्र क्या है। अब देखिए, जब भूकंप आता है तो उससे तीन तरीके की तरंगे उत्पन्न होती हैं। एक प्राइमरी वेव्स जिसे हम पी वेव्स कहते हैं, दूसरी सेकेंडरी वेव्स जिसे हम एस वेव्स कहते हैं, और तीसरी सबसे बाद में एल वेव्स उसे हम लॉन्ग वेव्स भी कहते हैं या सरफेस वेव्स कहते हैं, धरातली तरंगे कहते हैं। इससे जो तरंगे उत्पन्न होती है तो सबसे पहले आपकी प्राइमरी वेव्स उत्पन्न होती है, फिर आपकी सेकेंडरी वेव्स और फिर आपकी एल वेव्स। ये तीन तरीके की तरंगे उत्पन्न होती हैं। एल वेव्स चूंकि लॉन्गेस्ट डिस्टेंस तय करती है इसलिए इनको लॉन्ग वेव्स भी कहते हैं, इसलिए इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी खोज भी लब नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो हाँ, लफ्ज़ॉय नामक वैज्ञानिक ने इसका पता लगाया था। तो इस तरीके से प्राइमरी वेव्स प्राथमिक तरंगे और एस सेकेंडरी वेव्स, एल जो है आपकी धरातली तरंगे। अब इनके बारे में आप जान लेंगे। तो पहले आप हेडिंग डाल लें, ये लिखना कि भूकंप के समय तीन प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती है। लिख लें, हेडिंग में डालना चाहे तो भूकंपी तरंगे डाल लें, सिस्मिक वेव्स। भूकंपी तरंगे या सिस्मिक वेव्स। सिस्मिक वेव्स, भूकंपीय तरंगे। भूकंप के समय तीन प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती हैं। फर्स्ट है, यदि डाले प्राथमिक तरंगे, ब्रैकेट में एक पी तरंगे। हाँ, प्राथमिक तरंगे, प्राथमिक प्राइमरी वेव्स जिसे कहते हैं। हमारे को लाना पड़ेगा। प्राथमिक तरंगे, प्राइमरी वेव्स, या इसको पी वेव्स कहते हैं। अब देखिए प्राथमिक तरंगों के बारे में आप हेडिंग डाल लीजिए। प्राथमिक तरंगे तीन प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती हैं। आप प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे और धरातलीय तरंगे। फिर हेडिंग डाल लीजिए प्राथमिक तरंगे। इसमें एक एक दो पॉइंट लिखिए। प्राथमिक तरंगे लिख लीजिए, भूकंप के समय सबसे पहले प्राथमिक तरंगे उत्पन्न होती हैं या ये तरंगे उत्पन्न होती हैं।
भूकंप के समय सबसे पहले इन्हीं तरंगों का उद्गम होता है। ये ध्वनि तरंगों के समान होते हैं। ध्वनि तरंगों क्या ध्वनि लहर के समान एनालॉगस टू साउंड वेव्स, ध्वनि तरंगों के समान होती हैं। प्राकृतिक तरंगें जो होती हैं हमारी, उनकी जो विशेषताएं होती हैं वो ध्वनि तरंगों के समान होती हैं, एनालॉगस टू साउंड वेव्स। जो इनका वेग होता है वो सबसे अधिक होता है। जितने भी तरंगे आप 3 तरीके की तरंगे देखते हैं तो इनका वेग सबसे अधिक होता है। इनका वेग सबसे अधिक होता है। और जब ये ठोस से द्रव में जाती हैं तो अपेक्षाकृत इनकी गति कम होती है, यानी कि ठोस की अपेक्षा द्रव में गति कम हो जाती है। लीजिए अगला पर, ठोस की अपेक्षा द्रवों में इनकी गति कम हो जाती है। ठोस की अपेक्षा द्रवों में इनकी गति कम हो जाती है। फिर आप फेरी डालेंगे द्वितीयक तरंगे, सेकेंडरी वेव्स। मार्कर ले आए क्यों? द्वितीयक तरंगे, सेकेंडरी वेव्स, यानी एस वेव्स। द्वितीयक तरंगे से ये जो तरंगे होती है ये प्राथमिक तरंगों के बाद उत्पन्न होती है। ये इनका उद्गम प्राथमिक तरंगों के बाद होता है। इनका उद्गम प्राथमिक तरंगों के बाद होता है। इनका उद्गम प्राथमिक तरंगों के पश्चात होता है या बाद होता है। फिर तो कि ये तरंगे जो होती है जो हमारी प्रकाश तरंगे हैं, लाइट वेव्स से उनके एनालॉगस होती है, उनके समान होती है। तो लिख लीजिए, ये तरंगे प्रकाश तरंगों के समान होती है। प्रकाश तरंगों के समान। फिर इसमें तीसरा है, ये तरंगे तरल भाग में प्रायः लुप्त हो जाती है, ये कोर तक नहीं पहुंच पाती। ये तरंगे तरल भाग में प्रायः लुप्त हो जाती है। ये तरंगे तरल भाग में प्रायः लुप्त हो जाती है। नेक्स्ट हेडिंग आ रही नंबर 3, धरातलीय तरंगे। सरफेस वेव्स, एल वेव्स भी एल वेव्स हेडिंग डालें, धरातलीय तरंगे या एल वेव्स। देखिए ये जो तरंगे होती है पृथ्वी के केवल धरातली भाग में यानी कि सरफेस में ही रहती है, अंदर नहीं। तो इसमें लिख लीजिए कि ये तरंगे पृथ्वी के ऊपरी भाग को ही प्रभावित करती हैं। ये तरंगे पृथ्वी के ऊपरी भाग को ही प्रभावित करती हैं, यानी धरातल को प्रभावित करती है। ये तरंगे सबसे अधिक लंबा मार्ग तय करती हैं।
ये तरंगे सबसे अधिक लंबा मार्ग तय करती हैं, यानी कि सभी तरंगों में इन तरंगों के द्वारा जो तय किया गया मार्ग होता है वो सबसे अधिक होता है, लॉन्गेस्ट वेव्स कहते हैं, इसीलिए इसको एल वेव्स कहा गया है। इनकी गति सबसे कम होती है, माने तीनों जो तरंगे हैं तीन प्रकार की, उनमें इनकी गति सबसे कम होती है। इनकी गति सबसे कम होती है। अगला लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट कर लीजिए। सबसे ये तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी व प्रचंड होती है, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव एंड वायलेंट। ये तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी व प्रचंड होती है, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव एंड वायलेंट बोला जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी तरंग सबसे अधिक विनाशकारी व प्रचंड होती है, आगे इसमें पूछा गया था। तो ध्यान रखना कि सबसे अधिक, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा ही आता है कि सबसे अधिक विनाशकारी और प्रचंड, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव एंड मोस्ट वायलेंट वेव्स कौन सी है, तो आपको धरा के तो इस तरीके से ये आपका भूकंप है। भूकंप आने के कुछ कारण हो सकते हैं। तो भूकंप जो है क्या कारण हो सकता है आने का? हाँ, वर्तमान समय में तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की वजह से है, लेकिन वास्तव में और भी इस कारण के लिए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से तो हमारी इसकी व्याख्या की गई है कि कैसे भूकंप आते हैं। लेकिन कारण और भी है, जैसे जहाँ पे ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो वोल्केनिक क्षेत्र में भूकंप आते हैं, क्योंकि जब ज्वालामुखी आता है नीचे से तो वो आप देखिए आके ज्वालामुखी ये इस पर धक्का मारता है। अगर बहुत तेजी से धक्का मारा तो कंपन होने लगता है, या धक्का मार के जो बाहर नहीं निकल पाया तो अर्थक्वेक आ जाता है। तो इस तरीके से जो है एक कारण क्या है, वोल्केनो, यानी कि वोल्केनिक रीजन, जो ज्वालामुखी क्षेत्र है हमारा, वहाँ पर ज्वालामुखी, जहाँ पर ज्वालामुखी का क्षेत्र है वहाँ पर भूकंप आते हैं। दूसरा फॉल्टिंग, जो हमारे फॉल्ट बनते हैं, हमने आपको फॉल्ट बताया था, भ्रंश जो बनते हैं। तो पहला तो आपका ज्वालामुखी क्षेत्र है, कारण है, काजेस। दूसरा आपका भ्रंश। तो हमने बताया था कि भ्रंश में क्या होता है, जब तनाव पड़ता है तो जो सेलों के खंड होते हैं, यानी कि तनाव हुआ तो तनाव की सेलें क्या होती हैं, टूट जाती हैं। टेंसिनल फोर्सेस, इसके पहले जब हमने बताया था, अभी टेंसिनल फोर्सेस की बात कर रहे थे, तो हमने बताया था कि जब दो विपरीत दिशाओं में क्षैतिज बल कार्य करते हैं तो उन्हें तनाव मूलक बल कहते हैं, जिससे तनाव होता है। तनाव से पहले जो है उसमें क्या होती है, चटकने पड़ जाती हैं, फिर बहुत नाम मात्र मूवमेंट होता है तो दरार बन जाती है। पहले तो खाली चटकन आती, तब मूवमेंट नहीं होता, केवल चटकन हो जाती है, तनाव हो जाता है, तनाव की वजह से। फिर थोड़ा से मूवमेंट हो गया तो उससे दरार बन जाती है, फ्रैक्चर बन जाते हैं। लेकिन जब लार्ज अमाउंट में डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, अधिक मात्रा में विस्थापन हो जाता है, तो बीच वाला भाग क्या हो जाता है, भ्रंश बन जाता है, फॉल्ट बन जाता है। तो जब ये रॉक्स मूवमेंट करती हैं तो अपने अगल बगल रॉक्स को क्या करती है, डिस्टर्ब कर देती है, तो उनसे क्या होती है, हलचल उत्पन्न हो जाती है, तो जिससे हमारे भूकंप आने की संभावना बढ़ती है। इसी तरीके से आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट भी है, जो हमारा संतुलन की अवस्था है या साम्य अवस्था है, बनी हुई है। कुछ भाग अगर इसका ऊपर है तो कुछ भाग नीचा है, देखते हैं ना आप, कुछ भाग ऊपर है तभी इसमें साम्य अवस्था बनी हुई है। हर भाग तो एक जैसा नहीं है ना, कुछ भाग इसका ऊपर है, पहाड़ पर्वत मैदान है, तो इधर आपकी झील है और क्या कहते हैं, रिवर्स है, नदियाँ हैं। तो इस तरीके से कुछ भाग अगर ऊंचा है तो कुछ भाग
नीचे आ जाएगी। तो इससे एक आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट बना हुआ है, साम्यावस्था बनी हुई है। जब इसमें कोई डिस्टर्बेंस होता है, इनमें कोई डिस्टर्बेंस होता है, तो इनसे भी क्या होता है, जो अर्थक्वेक उत्पन्न होते हैं, भूकंप उत्पन्न होते हैं। यानी कि जब आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट जो साम्य अवस्था है, साम्य अवस्था में जो डिस्टर्बेंस होता है या परिवर्तन होता है, तो उससे भी होता है। और फिर जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, जैसे हमारे बहुत बड़े बड़े जलाशय बनाए जाते हैं, जैसे डैम बनाए गए बांध, तो वहाँ पे बहुत बड़े जलाशय भी बनाए जाते हैं। तो जो जल का दाब है वो किस पे पड़ रहा है, ये जो हमारी धरातल है, पृथ्वी की जो रॉक्स हैं, इन पे पड़ रहा है। तो जब बहुत ज़्यादा किसी पे दबाव पड़ता है वैसे, तो वो सैलें क्या होती हैं, टूट जाती हैं। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से टूट जाती हैं। जब वो सैलें टूटती हैं तो फिर अपने आसपास की सैलों को भी डिस्टर्ब करने लगती हैं। इस तरीके से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से भी भूकंप, तो एक जो जल का दबाव है। तो इस तरीके से ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से भूकंप आते हैं। और लास्ट में जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, मानव की गतिविधियां हैं, तो वास्तव में तो मानव की गतिविधियां भूकंप के लिए जो है उनकी तीव्रता के लिए उत्तरदायी है। मतलब उनकी बारंबारता, जैसे मानव की गतिविधि क्या है, जैसे टूरिस्ट प्लेसेज हैं पर्वतीय क्षेत्रों पे, तो वहाँ पर मानव नहीं जा रहा है, लेकिन अब मानव के जाने के लिए आप क्या करते हैं, वहाँ पर सड़कें बना रहे हैं। सड़कें बनाने के लिए बहुत बड़ा बड़ा विस्फोट करके पहाड़ों को क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक, न्यूक्लियर जो टेस्टिंग होती है, पृथ्वी के अंदर भूंगत जो परीक्षण किए जाते हैं, नाभिकीय परीक्षण, इन सब से क्या होता है, डिस्टर्बेंस होता है। तो इनसे बारंबारताएं पड़ती है। भूकंप जहाँ कभी देर में आते थे, मान लो साल में एक आ रहा है, तो वहाँ अब 2-3 आ रहे हैं, क्योंकि मानव की गतिविधियाँ लगातार जो है बढ़ती जा रही हैं, जो भूकंप की तीव्रता के लिए उत्तरदायी है। क्योंकि जैसे पहाड़ी, आप जानते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में भूकंप ज़्यादा आते हैं, जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं। क्योंकि ये माना जाता है कि पर्वतों में जो यंग फोल्डेड माउंटेन है, जैसे हमारा हिमालय वगैरह है, उसमें निर्माण की प्रक्रिया अभी भी चल रही है। पठारी क्षेत्रों में तो निर्माण की प्रक्रिया पूरी हो गई है, मान लिया गया है कि वो उसका निर्माण नहीं हो रहा है। तो वो पुराने भाग है, हमारे जो पृथ्वी की सतह है, धरातल है, तो उसके वो सब पुराने भाग हैं। लेकिन जो हमारा क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, जो हमारा टर्शियरी पीरियड के माउंटेन्स हैं, वो सब क्या है, उनमें अभी भी निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। जैसे हिमालय आप सुनते हैं कि अभी भी लगातार उठ रहा है। तो इस तरीके से इन क्षेत्रों में जब मानव की गतिविधियाँ होती हैं, तो उनसे ये जो बल है हमारे, यानी टेक्टोनिक फोर्सेस जो नीचे से लगते हैं, तो उनमें उनकी जो है क्रियाशीलता बढ़ जाती है, जिससे भूकंप आने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो हम ह्यूमन एक्टिविटीज़, वैसे तो अर्थक्वेक को नेचुरल कैलामिटी माना गया है, प्राकृतिक आपदा माना गया है, लेकिन मानव की जो एक्टिविटीज़ है, गतिविधियाँ हैं, वो इसकी बारंबारता, यानी कि जो भूकंप आने की तीव्रता या भूकंप जो बार बार आते हैं, बारंबारता, जिसे हम फ्रिक्वेंसी कहते हैं, वो बढ़ रही है। ठीक, तो ये है हमारा अर्थक्वेक भूकंप। अब नेक्स्ट आपको बताते हैं वोल्केनो, ज्वालामुखी। देखिए ज्वालामुखी क्या है, बताएं ज्वालामुखी क्या है। पृथ्वी के भूगर्भ में अचानक जो सब लावा बाहर निकलता है, उसे ज्वालामुखी कहते हैं। धड़कता हुआ ज्वाला, जिसे होता है, ऐसा ही होता है। ज्वालामुखी होता है, सही बता रहे हैं। हाँ,
पृथ्वी के सर वो गर्भ में सर अचानक जो ज्वाला उत्पन्न होती है सर, और जो सर और कोई होता है? और कोई होता है? बढ़ जाए। सर पृथ्वी के अंदर जो गर्म लावा निकलता है वही चट्टान के रूप में बन जाता है, उसे कहते हैं लावा। तो जैसे पृथ्वी का जो हमारा गर्भ है वो क्या है? तप्त। हाँ, जैसे जैसे पृथ्वी के नीचे जाते हैं तो प्रति 32 किलोमीटर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। तो पृथ्वी के अत्यंत तप्त भूगर्भ से किसी छिद्र के सहारे जब अत्यंत तप्त एवं तरल मैग्मा गैसें व चट्टानों के जो बड़े बड़े टुकड़े हैं वो पृथ्वी की सतह पर आते हैं तो उसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। तो इन्होंने सही बताया था, तो इसको लिख ले ज्वालामुखी को। ज्वालामुखी वह क्रिया है, ज्वालामुखी वह क्रिया है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के अत्यंत तप्त भूगर्भ से ज्वालामुखी वह क्रिया है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के अत्यंत तप्त भूगर्भ से गैसें, लावा, जल एवं चट्टानों के टुकड़ों से युक्त गर्म पदार्थ पृथ्वी के धरातल पर प्रकट होते हैं। कोई मैग्मा जो पृथ्वी की सतह पर आ जाता है तो लावा कहलाता है। आप देखिए कैसे ज्वालामुखी का उद्गार होता है। इसका फिगर आप बना लें। ये आप चाहे हेडिंग डाल सकते हैं, ज्वालामुखी के अंग, पार्ट्स ऑफ वोल्केनो। ये वेंट है जिससे हमारा तप्त एवं तरल मैग्मा पृथ्वी के ऊपर जाता है। ये मैग्मा चैम्बर है। ये आपका वेंट है। यहीं से ज्वालामुखी जो है जब उद्गार होता है तो मैग्मा इसी के सहारे ऊपर जाता है। इसको वोल्केनिक पाइप कहते हैं। और ये ज्वालामुखी यहाँ से जो ज्वालामुखी का मुख कहलाता है, छिद्र कहलाता है, यहीं से ज्वालामुखी निकल कर ऐसे इसको वोल्केनिक पाइप कहते हैं, ज्वालामुखी पाइप। और ये क्रेटर कहलाता है, ज्वालामुखी का छिद्र है या क्रेटर, जिसके सहारे ये पृथ्वी की सतह पर प्रकट होता है। क्रेटर वोल्केनिक क्रेटर या वोल्केनिक या ज्वालामुखी छिद्र
क्रेटर। और ये जो बनते हैं इसको हम लोग सम्प कहते हैं, वोल्केनिक सम्प कहते हैं, ज्वालामुखी सम्प। ये सम्प के आकार में दिखता है जिसको ज्वालामुखी सम्प, ये वोल्केनिक कोन कहते हैं। ये क्रेटर कहलाता है, ये ज्वालामुखी छिद्र। ये बहुत पूछा जाता है क्रेटर क्या होता है। और एक्सटेंसिव फॉर्म ऑफ क्रेटर इज नोन एज कार्डेरा। क्रेटर का जो विस्तृत रूप होता है उसको हम कार्डेरा कहते हैं। कार्डेरा क्रेटर का विस्तृत रूप। ये आपको याद रखना है इसके कि क्रेटर क्या है, ज्वालामुखी छिद्र, वोल्केनिक पाइप, और ये ज्वालामुखी सम्प। ये पार्ट्स ऑफ वोल्केनो कहलाते हैं, ज्वालामुखी के अंग कहलाते हैं। अब देखिए जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो सबसे अधिक जो गैस निकलती है अधिक मात्रा में वो है वाटर वेपर, जलवाष्प। ठीक, इमिशन ऑफ गैसेस, गैसों का उत्सर्जन होता है। वाटर वेपर, जल वाष्प। मोर देन 60%। दूसरा जो है सल्फर डाइऑक्साइड है, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड है, और चौथा जो है आपका सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इस तरीके से ये क्रम है। तो आइए से पूछा गया था एक बार कि सबसे अधिक किस गैस का उत्सर्जन ज्वालामुखी उद्गार के समय होता है। तो आप लगाना, यही चारों विकल्प हुए थे। 60% से ज्यादा जलवाष्प है। अब देखिए ज्वालामुखी के प्रकार, वैसे तो बहुत सारे प्रकार हैं लेकिन जो एक सामान्य हैं बताए जाएंगे। अभी जो आपने क्वेश्चन किया कि सबसे ज्यादा गैस कौन सी उत्पन्न होती है, तो हाँ, वाटर। ये क्वेश्चन आया था आइए से, पूछा गया था कि निम्न में से कौन गैस जो है ज्वालामुखी के उद्गार के समय सबसे अधिक मात्रा में निकलती है। आपसे सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। ये भी पूछा गया है कि जो ज्वालामुखी का जहाँ से उद्गार होता है, ज्वालामुखी के छिद्र को किस नाम से जाना जाता है, तो क्रेटर के नाम से जाना जाता है। ये भी आ चुका है कि ज्वालामुखी का जो छिद्र का यानी क्रेटर का जो विस्तृत रूप होता है वो क्या कहते हैं, कार्डेरा कहते हैं। ये जितने चीज़ें लिखी हुई हैं ये सब कभी कभी क्या करते हैं आईएएस में आपको जैसे भी बताया तो यहाँ पर ए लिख दिया, ये बी लिख दिया, सी लिख दिया और ये डी लिख दिया। फिर पार्ट्स आपको मिलाने के लिए कहते हैं कि ए पार्ट कौन सा है, बी कौन सा है, सी कौन सा है, डी कौन सा है। तो इसलिए आपको सारी चीज़ें क्लियर होना चाहिए। अगर आपने ज्योग्राफी क्लियर कर ली तो फिर रटने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपको आसानी से कर सकते हैं। और आईएएस में तो आप बिना क्लियर किए नहीं कर सकते, उसमें सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन जो निर्णायक है आपके सिलेक्शन के लिए, तो उनमें ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चन आसान भी आते हैं, ऐसा नहीं कि सब क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, लेकिन जो वास्तव में निर्णायक है। क्योंकि अक्सर आप देखते हैं कि अगर सिलेक्शन मान लीजिए 50 क्वेश्चन में हो रहा है तो आप 45 तक बड़े आसानी से पहुंच जाते हैं, लेकिन उन 5 क्वेश्चनों को बढ़ाने में बहुत समय लग जाता है। तो ये आप समझिए, ये आप ना सोचिए कि हमने 45 क्वेश्चन कर लिया है पहली बार में,
अब 5 क्वेश्चन केवल हम दूर है तो बहुत जल्दी सफलता पा जाएंगे, ऐसा भ्रम न रखें। सफलता तभी पाएंगे जब आप पढ़ेंगे। उन 5 क्वेश्चन के लिए जितनी मेहनत जरूरी है अगर वो आप करेंगे तब आप पहुँचेंगे। तो कोई बहुत फर्क नहीं रहता है सफल और असफल के बीच। आप जानते हैं बहुत पतली ये दीवार होती है सफल और असफल व्यक्ति के बीच, लेकिन ये कि जो सफल है वो सफल है, जो असफल है वो असफल है। तो बहुत सारे बच्चे सही में भी ऐसे बच्चे बहुत सारे रहते हैं कि एक क्वेश्चन से उनका सिलेक्शन रुक जाता है, और बहुत सारे तो मान लो कह ही देते हैं कि हमारा 1 नंबर से रुक गया है। तो 1 नंबर से रुके चाहे जितने नंबर से रुके बात बराबर है। 2 ही ग्रुप है, एक सफल और एक असफल। तो आपको 2 में से एक ग्रुप में रहना है। अब आप देखिए ज्वालामुखी के प्रकार, टाइप्स ऑफ वोल्केनो। देखिए इसी समय हम वर्ल्ड का मैप बना दे रहे हैं, आपको जो है कौन सा ज्वालामुखी कहाँ पर है वो भी बताते चलेंगे। ठीक, प्रकार भी बताते चलेंगे, क्योंकि जब एग्जाम्पल हम आपको देंगे कि जैसे हम सामान्य यूजुअली जो ज्वालामुखी को डिवाइड किया जाता है उसके टाइप्स बताए जाते हैं, वो 3 तरीके के हैं। एक एक्टिव वोल्केनो जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी, और दूसरा डोरमेंट सुसुप्त ठीक ज्वालामुखी, और तीसरा शांत या मृत एक्सटिंक्ट वोल्केनो। तो उसके जो हम एग्जाम्पल बताएंगे तो इसी समय बता देंगे, आपको दिखा भी देंगे। तो आपको हम वर्ल्ड का मैप बना देते हैं पहले, और फिर एक आज जो और बचेंगे उनको बता देंगे कि ये कहाँ पर है। तो पहले आप वर्ल्ड का मैप फिर हम आपको कुछ क्वेश्चन करा देंगे। चलिए और रेटिंग डाल लें। और रेटिंग डाल लें ज्वालामुखी।
तो जो उद्गार की तीव्रता है, यानी कि ज्वालामुखी के उद्गार की जो तीव्रता है, इंटेंसिटी है, उसके आधार पर ज्वालामुखी को 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। 3 प्रकार उसके बताए गए हैं। इसके आधार पर उद्गार की तीव्रता के आधार पर, जो ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा है उसकी तीव्रता के आधार पर जो है 3 प्रकार के बताए गए हैं। पहला है जागृत अथवा सक्रिय। एक्टिव हेडिंग डाल दीजिए और लिख लीजिए इसको। आप हेडिंग डालिए ज्वालामुखी प्रकार। आप इसमें लिख लीजिए कि ज्वालामुखी उद्गार की तीव्रता के आधार पर ज्वालामुखी के 3 प्रकार पाए जाते हैं। ज्वालामुखी के 3 प्रकार पाए जाते हैं। पहली हेडिंग डाली थी सक्रिय अथवा जागृत ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो। लिखे वे ज्वालामुखी जिनसे ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी जिनसे ज्वालामुखी उद्गार लगातार होता रहता है, वे सक्रिय ज्वालामुखी कहलाते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी कहलाते हैं। जैसे इटली का एटना, एग्जाम्पल है इसका एटना, इटली का। हवाई द्वीप का मोनोलोआ और मौना की, मोनोलोआ और मौना की। इतना लिखिए, इटली में मोनोलोआ और मौना की, ये हवाई द्वीप का। ये हवाई द्वीप यहाँ पर है। पैसिफिक ओशियन में है, पैसिफिक ओशियन हवाई द्वीप। तो यहाँ मोनोलोआ और यहीं पे आपका मौना की, मौना की। इटली का एटना लिख लें। ये आपका इटली का एटना। इटली का एटना। स्ट्रोंगली, ये जो मेडिटेरियन सी है इसी में पाया जाता है, और इससे इतना उद्गार होता है, इस तरीके गैसें निकलती है जिससे रात को एकदम चमकता हुआ दिखाई देता है, प्रकाश देता है। इसीलिए इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। तो ध्यान रखना है इसको, स्ट्रोंगली। हाँ, भूमध्य सागर का स्ट्रोंगली, स्ट्रोंगली। आगे इसके लिख लीजिएगा, इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। कई बार पूछा गया है, ठीक। विच वोल्केनो इज नोन एज द लाइट पिलर ऑफ
Mediterranean strongly. ये भूमध्य सागर में इसी जगह इटली में ही ये वोल्केनो के नाम से वो ज्वालामुखी पाया वोल्केनो हाँ इटली की जो लिपारी द्वीप में है लिपारी द्वीप लेकिन इटली आप याद और इसी का विश्वस ज्वालामुखी भी है विश्वस इटली में विश्ववियस विश्ववियस ये भी इटली का ही है ये एक्टियोल है आप दूसरा देखिए सुसुप्त ज्वालामुखी डोरमेंट सुसुप्त ज्वालामुखी ठीक है ऐसे ज्वालामुखी जिनसे वर्तमान समय में उद्गार नहीं हो रहा है परंतु भविष्य में उद्गार की संभावना बनी रहती है भविष्य में उद्गार की संभावना बनी रहती है सुसुप्त ज्वालामुखी कहलाते हैं सुसुप्त ज्वालामुखी कहलाते हैं ये जो विश्व से वास्तव में सुसुप्त ज्वालामुखी है दिल्ली का विश्व सुसुप्त ज्वालामुखी ये तो आपकी जागृत है लेकिन ये सुसुप्त ज्वालामुखी है और जापान में माउंट फ्यूजी जिसे आप फ्यूजियामा कहते हैं फ्यूजियामा फ्यूजियामा जापान में फिर आप देखिए मृत ज्वालामुखी बायरन आइलैंड इंडिया का भी
जो आपके अंडमान निकोबार में वो भी शुष्क में ही आता है। बैरन आइलैंड जो अंडमान निकोबार में। कौन सा सा बताया आपने? बैरन बैरन। बैरन BARR मृत या शांत ज्वालामुखी एक्सट्रीम। ये ऐसे ज्वालामुखी हैं जिनके मुख में पानी भर गया है, जैसे क्रेटर में इनके पानी भर गया है और भविष्य में ज्वालामुखी के उद्गार होने की कोई संभावना नहीं है। तो इस तरीके के ज्वालामुखी जो थे वो मृत ज्वालामुखी कहलाते हैं। तो लिख लीजिए ऐसे ज्वालामुखी जिनके क्रेटर में यानी क्रेटर लेक बन जाते हैं। मैंने आपको बताया था क्रेटर लेक। जिनके क्रेटर में पानी भर जाने के कारण या जल भर जाने के कारण भविष्य में किसी भी प्रकार के उद्गार की संभावना नहीं रह जाती। भविष्य में किसी भी प्रकार के उद्गार की संभावना नहीं रह जाती। मृत या शांत ज्वालामुखी कहलाते हैं। जैसे अफ्रीका का किलिमंजारो है तंजानिया में, किलिमंजारो तंजानिया में। हाँ माउंटेन जो कि वोल्केनिक जो माउंटेन जो प्रकार बताया था तो ज्वालामुखी पर्वत है, वोल्केनिक माउंटेन अब मृत हो चुके हैं। इसी तरह केन्या में भी है, केन्या माउंटेन जो है वो भी इसी में आता है। कैमरून है, कैमरून भी आता है इसी में। कैमरून भी अफ्रीका में है। और इसका म्यांमार का कोपा कोपा जो आने वाले इंपॉर्टेंट जो हम बता रहे हैं। म्यांमार का कोपा और ईरान का कोम सुल्तान और देवबंद। ईरान का कोम सुल्तान और देवबंद। ईरान का कोह सुल्तान और देवबंद। तो ये आपके टाइप्स हैं और बहुत विस्फोटक टाइप के जो होते हैं उसको पीलियन टाइप कहते हैं। ज्वालामुखी पीलियन टाइप के होते हैं, उनको सबसे पहले प्लिनी ने बताया था। तो ये आपका पीली जो ज्वालामुखी है वो कैरिबियन में पाया जाता है। जो कैरिबियन आइलैंड है हमारे कैरिबियन द्वीप समूह है, इसको कर लीजिए। और एक और बता देते हैं जो इम्पॉर्टेंट है, अलास्का में कटमई ज्वालामुखी है। अलास्का है, यहाँ पे कटमई ज्वालामुखी अलास्का। यहाँ यूएसए में रेनियर है,
सेंट हेलेन है, जोरिल्ला माउंट जो मैक्सिको में पाया जाता है, वो भी वोल्केनिक माउंटेन ही है। कोटापेक्सी इक्वाडोर में, कोटापेक्सी इक्वाडोर में देश है। माउंट जो काम हुआ है वहाँ पे, हाँ चिली, कोटापेक्सी इक्वाडोर लिखिए। लाकी आइसलैंड पाया जाता है, लाकी कहीं कहीं LACI मिलता है, कहीं कहीं LAKI। लाकी आइसलैंड में, आइसलैंड तो ये मेन ये ज्वालामुखी है जो एग्जाम वगैरह में आते हैं। सर ये जो आपने बताया आइसलैंड में लॉकी और रेनियर, हाँ। ये कैसी ज्वालामुखी है? नहीं, ये अभी सब सुसुप्त है, जी ज्यादातर ज्वालामुखी आपके सुसुप्त टाइप। जी सर। देखिए एक्टिव तो आपको दिखाई, देखिए साधारण तरीका को पहचानने का कि एक्टिव तो हमेशा ज्वालामुखी का उद्गार सतत होता है, जी और जो मृत होते हैं उनकी जो क्रेटर्स होती है, जो छिद्र, उसमें पानी भर जाता है, जिससे ज्वालामुखी का उद्गार अब नहीं हो सकता। तो जो बचे बाकी वो सब डोरमेंट स्टेज, सोए हुए कभी भी जग सकते हैं, इसीलिए उनको सुसुप्त अवस्था कहा जाता है। सुसुप्त प्रकार की ज्वालामुखी कहा जाता है कि वो सो गए लेकिन कभी भी जग सकते हैं भविष्य में। लेकिन जब क्रेटर में पानी चला जाता है, क्रेटर झील बन जाती है, तो इसका मतलब कि पानी चले जाने की वजह से वो ज्वालामुखी जो उद्गार नहीं होता। इस तरीके से ये मेन है आपके। हडसन भी है यहाँ पे अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पे हडसन। लेकिन ये कि है तो बहुत सारे, लेकिन जो एग्जाम में आपके आते हैं वो इम्पोर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाए जाते हैं। अच्छा सर क्या ये दक्षिण अमेरिका में चिली और अर्जेंटीना का जो बॉर्डर है वहाँ। अब देखिए मैं आपसे कुछ ये हो गया पूरा, सब कुछ क्वेश्चन बता देते हैं कि कैसे कैसे एग्जाम में आए दोनों से। तो पहले हम अर्थक्वेक के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, आंसर आप ही को देना है। ये बना दिया आपने? ये मिलाने के लिए आता है। पहला क्वेश्चन है, अरे मैंने बताया नहीं था लेकिन आई से चुकी आया, इससे पूछ रहे अर्थक्वेक के आने से पहले, भूकंप के आने से पहले किस गैस का रिसाव होता है? किस गैस का? अब अर्थक्वेक से जो उत्पन्न होने वाली तरंगे हैं उनके बारे में आप समझिए। आने की देखिए दो चीज़ें और जान लीजिए कि भूकंपीय जो तरंगे होती हैं वो सिस्मोग्राफ के द्वारा मापी जाती हैं, या जो स्केल होता है रिक्टर स्केल होता है उससे। और जिसमें भूकंप का अध्ययन करते हैं उसको हम सिस्मोलॉजी कहते हैं, भूकंप विज्ञान कहते हैं। तो एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था किसी छोटे एग्जाम में कि भूकंप के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो सिस्मोलॉजी या भूकंप विज्ञान कहते हैं। हाँ, अब आप सुनिए कि भूकंप से जो भूकंपीय तरंगे हैं उनमें से उनके बारे में कौन कौन से कथन सही है। ठीक, तो पहला आपको सुनना, पहला है कि सबसे पहले पी तरंगों की उत्पत्ति होती है, यानी कि भूकंप जब आता है, भूकंप के दौरान सबसे पहले पी तरंगों की उत्पत्ति होती है। फिर दूसरा है इसी में
कि पी तरंगों की गति जो होती है वो सबसे कम होती है। फिर तीसरा है पी तरंगे सबसे अधिक दूरी तय करती हैं। चौथा है केवल पी तरंगे ही ऐसी तरंगे हैं जो पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक जा सकती हैं। सही है या हैं ये कह रहे हैं, एक ही केवल सही नहीं है। कुछ गलत भी हो सकते हैं, कुछ सही भी हो सकते हैं। पहला हमने क्या बोला था कि प्राथमिक तरंगों की यानी कि पी तरंगों की उत्पत्ति भूकंप के दौरान सबसे पहले, एकदम सही। दूसरा क्या होता है? इनका हाँ, वेग सबसे कम होता है। भूकंप का वेग प्राथमिक तरंगों का वेग सबसे कम होता है। गलत है कि सबसे अधिक होता है। फिर तीसरा बोला है कि प्राथमिक तरंगे सबसे अधिक दूरी तय करती हैं। हाँ, गलत है क्योंकि सबसे अधिक दूरी कौन तय करता है? फिर लास्ट में क्या पूछा है? ये पृथ्वी के पहले हाँ, छोर से दूसरे छोर तक जा सकते जो पी तरंगे ही केवल ऐसी तरंगे हैं जो पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक जा सकती है, यानी कि पृथ्वी के कोर से भी गुजर जाती है। सही है? ये सब क्यों नहीं पता? हमने जब आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ाई थी तब तो बताया था, उसमें फिगर भी बनाया था कि पी तरंगे जो होती हैं वो पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर में पहुंच जाती हैं और पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर में जाने में लगभग उनको 21 मिनट का समय लगता है। चलिए दूसरा सुनिए कि निम्न तरंगों में से कौन सी तरंग सबसे अधिक घातक होती है, सबसे अधिक विनाशकारी होती है? आपको मालूम है? हवाई अब ज्वालामुखी। अच्छा, इसमें एक और है कि जब जहाँ पर भूकंप का उद्गम होता है उसे कहते हैं भूकंप मूल, भूकंप अधिकेंद्र, ठीक, और भूकंप विसर्पण, इनमें से कोई नहीं। भूकंप मूल कहते हैं, फोकस कहते हैं। और जहाँ पर भूकंप का जो है सर्वप्रथम अनुभव किया जाता है पृथ्वी की सतह पर, अधिकेंद्र। ध्यान रखिए दोनों कंफ्यूज करते हैं, हमेशा आता है एग्जाम में पूछा जाता है। फिर है ये भूकंप से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। अब आप ज्वालामुखी से पूछ रहे हैं। ज्वालामुखी में बताना है कि जो ज्वालामुखी का छिद्र होता है जहाँ से तो उसे क्या कहते हैं? क्रेटर। और क्रेटर के विस्तृत रूप को एक हमने इसमें बताना आपको बोल के इंडोनेशिया का क्राकोटोवा लिख लीजिए। ज्वालामुखी इंडोनेशिया बना लीजिएगा, क्राकोटोवा इंडोनेशिया, क्राकोटोवा। इंडोनेशिया नहीं, ये उसी तरीके के हैं। ये सुसुप्त, हाँ, क्राकोटोवा ये आता है एग्जाम में, इंडोनेशिया। यहीं पर एक टोबा लेक पाई जाती है। कैसी लेक है? कैसी है? हाँ, विश्व की सबसे बड़ी काल्डेरा लेक। जब हमने आपको लेक बताया था उसमें बताया था कि इंडोनेशिया की जो टोबा लेक है वह विश्व की सबसे बड़ी काल्डेरा लेक है। हाँ, अब ज्वालामुखी के बारे में सुनिए आप। ज्वालामुखी उद्गार के समय सबसे अधिक किस गैस का उत्सर्जन होता है? याद रखिएगा, आईएएस में आया हुआ क्वेश्चन है तो पूछा जा सकता है, या फिर क्रम पूछ लेंगे, मतलब जो इनका डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो कार्बन को वाटर वेपर, फिर सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये याद रखिएगा। चलिए अब आप क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन मिलाने के लिए बहुत आते हैं कि जो ज्वालामुखी हैं आपकी, इस तरह बहुत का क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुसुप्त ज्वालामुखी कौन है, ये कौन है, लेकिन फिर भी आपको जानना जरूरी था। लेकिन मिलाने के लिए क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक तरफ आपको दे दिया गया
कटमई ज्वालामुखी, ठीक, और कोटापेक्सी, और एक किलिमंजारो, और एक जो है आपको क्राकोटोवा। हाँ, तो अब आप बताइए कटमई कहाँ पे है? अलास्का में, ठीक, और कोटापेक्सी इक्वाडोर में, और किलिमंजारो क्राकोटोवा। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक। एक चीज़ और सुन लीजिए कि सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी और भूकंप वो परिप्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं। इसको क्वेश्चन पूछा जाता है, परिप्रशांत महासागरीय, सरकम पैसिफिक बेल्ट, इसी को रिंग ऑफ फायर है। रिंग ऑफ फायर है, अग्निवलय पूछा जाता है, किससे? अग्निवलय के नाम से जाना जाता है। तो प्रशांत महासागरीय पेटी को रिंग वलय के नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक भूकंप यहीं पे आते हैं और सर्वाधिक ज्वालामुखी भी यहीं पर आते हैं। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत पूछा जाता है। रिंग ऑफ फायर, अग्निवलय, कई बार क्वेश्चन पूछा गया IAS वगैरह पीसीएस में, छोटे छोटे एग्जामों में पूछा जाता है अग्निवलय। वास्तव में ज्वालामुखी का जो उद्गार होता है, ठीक, वो सबसे अधिक डाइवर्जेंट प्लेट जो होती है हमारी, उनके सहारे होता है, जो मतलब डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन के सहारे होता है, जो एक दूसरे की ओर आती है, कन्वर्ज होती है, और जो इसके बाद डाइवर्स जो होती है, यानी कि एक दूसरे से दूर जाती है। तो हमने आपको बताया था कि जैसे हमारा मिड अटलांटिक क्रीज है, यहाँ से प्लेटें एक दूसरे के दूर जाती है। तो यहाँ से क्या होता है कि नीचे से मैग्मा आता है और दोनों तरफ जो हमारा मिड अटलांटिक रीज है उसके दोनों तरफ बैठता जाता है, जिससे नई क्रस्ट का निर्माण होता है। इसीलिए हमने आपको बताया था कि जो समुद्र के नीचे, महासागरों के नीचे क्रस्ट पाई जाती है वो मुख्यतः बेसाल्ट से निर्मित होती है, बताया था हमने। जबकि महाद्वीपों के नीचे की ग्रेनाइट से निर्मित होती है। तो इस तरीके से लगातार होता रहता है। तो ये जो ज्वालामुखी है वो डाइवर्जेंट जो हमारी डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन है उसमें जो आते हैं वो ज़्यादा आते हैं, क्योंकि जब प्लेट आती है तो एक प्लेट नीचे की ओर धंस जाती है, और ये प्लेट जब नीचे की ओर धंस जाती है जो अधिक घनत्व वाली होती है, और वो नीचे जाकर जैसे नीचे जाएगी तब घनत्व ज़्यादा रहता है तो नीचे की ओर जाती है। फिर इसके बाद क्या होता है, वो उसी में ताप जो होता है अधिक होता है वहाँ पर नीचे, चूँकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी पाए जाते हैं, तो वो जाके उसी में क्या होती है, फिर से उसका विखंडन हो जाता है, यानी कि तरल और गैसीय अवस्था में बदल जाती है। अब उसका घनत्व कम हो गया तो वही फिर ऊपर की ओर आती है और पृथ्वी की सतह पर टक्कर मारती है। अगर वो पृथ्वी की सतह को तोड़ देती है तो ज्वालामुखी का उद्गार हो जाता है, नहीं तो केवल भूकंप के झटके लगते हैं। जैसे इसीलिए जो हमारा हमने बताया था कि आपको हिमालय जैसे वहाँ पर ज्वालामुखी नहीं आते हैं, क्योंकि वहाँ की जो क्रस्ट है वो क्या है, बहुत मोटी है, 70 किलोमीटर है उसकी मोटाई, इसलिए अधिक मोटाई होने के कारण वहाँ ज्वालामुखी का उद्गार नहीं होता है। तो ये अब जैसे एशियन प्लेट है, जैसे हमारे यहाँ जो सिक्किम में आया था भूकंप, तो जो एशियाई प्लेट है और इंडियन प्लेट है। इंडियन प्लेट जो है एशियाई प्लेट के नीचे क्या होती है, सबडक्ट हो जाती है, नीचे धंस जाती है, फिर उसके बाद बड़ी ऊर्जा निकलती है जो संचित रहती है, उसी ऊर्जा का जब विमोचन होता है तो वही आकर टक्कर मारती है, तो जिससे हमारा भूकंप होता है। तो इस तरीके से भूकंप और जो है ज्वालामुखी का उद्गार होता है, जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन के सहारे होता है। सबसे ज़्यादा जो आते हैं पैसिफिक प्लेट, यानी कि जो हमारी महासागरीय प्लेट है, और आपकी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है। तो ये नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन प्लेट हो गई, पैसिफिक प्लेट हो गई। जब इनमें टकराव होता है तो इसी वजह से पैसिफिक रीजन में पूरे हमारे ज्वालामुखी का उद्गार और अर्थक्वेक ज़्यादा आते हैं। जैसे जापान जैसे देश में ज्वालामुखी का उद्गार, ये भूकंप देखिए वहाँ कहा जाता है भूकंप का देश कहा जाता है, हमेशा हर रोज़ वहाँ पे झटके लगते हैं। ये कि तीव्रता कम रहती है, जब ज़्यादा तीव्रता होती है तो उनको नुकसान होता है, जब ज़्यादा तीव्रता नहीं रहती तो नुकसान नहीं होता।
लेकिन झटके महसूस होते। जैसे हिमालय में, सिक्किम में अगर भूकंप आया तो आपको भी झटके जैसे महसूस हुए। जब आप गुजरात भुज का जो आया था भूकंप, तो आपने देखा था कि आप जैसे यहाँ पे भी उसके झटके महसूस हुए, देखा था आपने। मतलब पानी भरा हुआ रखा था, आपने देखा था उसमें, तो वो पानी हिलने लगा था ऐसे ऐसे। हाँ तो हाँ, वो 2005 में आया, 2005 नहीं, सिक्किम में अभी जो सिक्किम में आया था। नहीं आया था। हाँ, इस तरीके से जब हिमालय क्षेत्रों में आता है तो उसका असर हमारे यहाँ तक पड़ता है। ठीक, और यही भूकंप जब जल में आते हैं तो उनको क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। तो उससे नीचे का जल जो होता है क्या होता है, बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है और कोस्टल एरियाज में तबाही मचाता है। ठीक है, बाद में यही बंद करेंगे।